तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आपके लिए फिर से वन शॉट में लेके आए हैं एसएसटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम सारे चीजें पढ़ने वाले हैं, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, देन प्रोडक्शन होता कैसे है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग दैट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एंड प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है वो भी चीजें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड मैं चाहूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने पड़े रहें ताकि हर एक चीज आप ये चैप्टर के समझ पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोडक्शन प्रोसेस? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ भी, ये देखो टी शर्ट बना हुआ है, तो दिस इज अ गुड। देन वी हैव शूज द गुड्स। तो कोई भी गुड्स बनने के लिए टी शर्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ भैया क्लोथ खरीदा रहेगा, फिर सिलाई किया हुआ होगा, इसके ऊपर प्रिंट मारा हुआ होगा। सो ये जो प्रोसेस फॉलो हुआ, सो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ क्या है, प्रोसेस से गुजरता है वो प्रोडक्ट। सो एवरी प्रोडक्ट लाइक क्लोथ, शूज, फोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा goes through production process. ओके, तो कोई ना कोई प्रोसेस से वो गुजरता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, प्रोडक्शन प्रोसेस। सीधा सीधा बात है। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज इक्वल टू यूजिंग रिसोर्स। अबे ऑब्वियसली कॉटन इज अ रिसोर्स, उसमें मैन पावर लगा रहेगा। ह्यूमन बीइंग इज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो जो भी चीजें उसमें लगी हुई हैं, जो भी रिसोर्सेस उसमें वो बनने में लगा हुआ है, सो प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है। तो यूजिंग दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इज इक्वल टू यूजिंग रिसोर्स इनपुट्स टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। सो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्स, जो भी रिसोर्स यूज हुआ है, दैट इन दैट प्रोसेस, इनपुट्स जो यूज हुए हैं, इनपुट्स मतलब क्या है, कपड़ा लगा रहेगा, दर्जी लगा रहेगा, धागा लगा रहेगा, मशीन लगा रहेगा। सो सारे रिसोर्स यूज करके ये टी शर्ट बना है भैया। इसके ऊपर प्रिंट करने के लिए उसके लिए अलग मशीन आता है, प्रिंटिंग मशीन ऑफ दिस। सो फाइनल प्रोडक्ट बनने तक जितने भी रिसोर्स यूज हुए, दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज प्रोडक्शन प्रोसेस। So production process is equal to using resource that is input to produce final goods. सीधा सीधा बात। These resources are called factors of production. जो रिसोर्स यूज हुआ है, अरे ये फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, जो फाइनल गुड बनने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स यूज हुए, जितने भी रिसोर्सेस यूज हुए हैं फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, सो दैट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर ऑब्वियसली अगर मुझे ज़्यादा टी शर्ट के लिए रिसोर्स नहीं मिला, मतलब क्लोथ मिला नहीं, तो मैं बना कैसे पाऊंगा? तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग दिस प्रोडक्शन प्रोसेस. So these are the factors. Factors means what? Factors of productions means what? The resources which are used during production process is what? Factors of production. तो आप ध्यान में रखिएगा, what are factors of production? The resources which are used during the production process of goods is what? Factors of productions. ठीक है, तो बात समझ में आ गई, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, एंड देन what are the factors of production. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल है रत्ना रेस्टोरेंट। सो रत्ना को अगर रेस्तरां चालू करना है तो क्या क्या बिंदु पे ध्यान देना पड़ेगा उसको, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगी ताकि वो रेस्टोरेंट बना सके, अपना खोल सके। दिस इज अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट। तो फूड बिजनेस, दैट इज रत्ना को अपना खुद का रेस्तरां खोलना है, दैट इज रत्नाज रेस्टोरेंट। सो रेस्टोरेंट बनाना है रत्ना को, रत्नाज रेस्टोरेंट। सो फॉर एग्जांपल क्या क्या बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा? तो पहले तो है लोकेशन, एक कहाँ पे खोले, तो उसके लिए क्या चाहिए, लोकेशन चूज करना पड़ेगा, दैट इज उसको लैंड चाहिए। रेस्टोरेंट खोलने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो लैंड इज a resource in here. So first resource is what? Land. That is choosing a location. कहीं भी थोड़े खोलेगा उठ के जो जहाँ पे लोग ही नहीं है, जंगल के बीच में जाके खोल दो रेस्टोरेंट, चलेगा क्या? नहीं. सो प्रॉपर लोकेशन इज इंपॉर्टेंट. तो लोकेशन पहले मार्क करना पड़ेगा, लोकेशन पहले चूज करना पड़ेगा ताकि वो रेस्टोरेंट चले. तो क्या क्या लगेंगे? तो पहले तो है लोकेशन, दैट इज लैंड. तो लोकेशन चूजन, दैट इज लैंड. एंड सेकंड वन इज, तो दिस ऑल आर रिसोर्सेस. लैंड इज अ रिसोर्स, लोकेशन आप जो चूज करोगे वो रिसोर्स है. So this is one of the input in the restaurant business. The second one is money arranged for rent or equipment, capital. अब कुछ लैंड चूज कर लिया हमने, तो वो अगर हमने रेंट पे लेना है, तो अगर मैं रेंट कर रहा हूँ तो पहले रेंटल देना पड़ेगा उसको. सो मनी चाहिए ना रेंटल देने के लिए, हर महीने उसको रेंटल देना है. अगर रेंटल पे भी ले रहे हैं तो पहले डिपॉजिट लगता है ना. साल भर के लिए लीज कर रहे हो, 2 साल के लिए लीज कर रहे हो, तो डिपॉजिट देना पड़ता है पहले. तो यू हैव टू अरेंज मनी फॉर दैट अरेंजमेंट. फॉर अगर रेंट पे भी ले रहे हो, खुद का ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा. रेंट पे ले रहे हो तो रेंट ही देना पड़ेगा और डिपॉजिट देना पड़ेगा. और जब आप ये चालू करोगे तो उसके इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे. बैठने के लिए बेंच चाहिए, टेबल चाहिए, खाना खिलाने के लिए, किचन बनाना है तुमको, तो वो सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी. सो यू हैव टू अरेंज मनी. सो रत्नास रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरा जो रिसोर्स है, दैट इज मनी. अरेंजमेंट ऑफ द मनी फॉर कैपिटल, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द मनी फॉर रेंट एज वेल एज इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट रेस्टोरेंट. ठीक है. देन यू हैव टू हायर दिस स्टाफ. मतलब अरे कप्तान इधर आ, ये ऑर्डर ले ले, बोलते हो कि नहीं? रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या करते हो? कप्तान को बुलाते हो, ऑर्डर देते हो. कप्तान मीन्स व्हाट? वेटर, कम ऑन टेक द ऑर्डर. सो वेटर को बुलाते हो, सो दैट इज स्टाफ. मैनेजर को बुलाते हो, दैट इज स्टाफ. देन है ना, ये सब उधर के स्टाफ हैं. तो बर्तन धोने वाली होगी, काम करने वाली होगी, शेफ होगा, वो सब क्या है? स्टाफ है. तो ये these all are the resources for the restaurant. So you have to hire staff, that is labor. So इसमें भी पैसा लगता है, इसमें भी ये भी एक क्या है? प्रोसेस है, ताकि हम रेस्टोरेंट खोल सके, कोई बिजनेस खोल सके. अब बॉट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, तुमने लेबर उबर सब रख लिया, तो खाना बनाना है कि नहीं बनाना है? खाना बनाना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे. आलू हो गया, प्याज हो गया, सब कुछ लाके देना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो इनपुट. इनपुट है कि नहीं ये? हाँ सर, उसके लिए भी पैसा लगेगा. सो दिस ऑल आर द इनपुट्स फॉर दिस रेस्टोरेंट बिजनेस. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. सो बॉट इंग्रेडिएंट्स. देन मैनेज बिजनेस. मैनेजर रखना पड़ेगा टू मैनेज द बिजनेस. तो ये बिजनेस मैनेज करने के लिए क्या लगेगा? यस, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगा. सो क्या क्या लगता है? देखो, दिस ऑल आर द इनपुट्स. मतलब लैंड चाहिए, लैंड रिसोर्स, फिर कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, रिसोर्स चाहिए, एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए. ठीक है. सो ये सब बिंदु पे ध्यान देना पड़ेगा रत्ना को, ताकि ये बिजनेस खुल सके, रत्ना रेस्टोरेंट चालू हो सके. तो ये सब बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा. दिस आर द फ्लैश पॉइंट, पॉश पॉइंट्स. ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट वन. देन बिजनेस, डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का, अगर बिजनेस करना है तुम लोगों को, तो तुमको डेफिनेशन तो पता होना चाहिए कि डेफिनेशन का, बिजनेस का डेफिनेशन क्या है. सो लेट अस सी व्हाट इज बिजनेस बाय द वे. तो कोई भी फर्म हो, शॉप हो, और अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस, सेल्स गुड्स और प्रोवाइड सर्विस. तो
कोई भी फर्म, जस्ट लाइक वकील लोग का फर्म होता है, सो वो सर्विस प्रोवाइड करता है। सीए का फर्म क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, तो दे प्रोवाइड सर्विस। तो एक तो सर्विस का हो सकता है, या प्रोड्यूस करना, मतलब मैन्युफैक्चरर हो आप, है ना, आप जूते बनाते हो और होलसेलर को सेल करते हो। सो प्रोडक्शन स्लैश प्रोड्यूसिंग स्लैश सेल्स गुड्स। होलसेलर क्या करता है? यस, वो रिटेलर को बेचता है। रिटेलर क्या करता है? कंज्यूमर को बेच देता है। सो दिस इज प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स इज ऑल्सो अ बिजनेस। तो कोई फर्म हो, कोई शॉप हो, शॉप में भी यही होता है, खरीद बिक्री वो चलती रहती है। कोई फर्म होता है जो सर्विस सेक्टर के लिए रहता है या किसी और चीज के लिए रहेगा। सो कुछ भी हो, अ फर्म, अ शॉप और अ फैक्ट्री, एक फर्म है या शॉप हो या फैक्ट्री हो जो प्रोड्यूस करता है, सेल करता है गुड्स का और प्रोवाइड अदर सर्विसेज, आप बार्बर है, हेयर कटिंग का सर्विस प्रोवाइड करता है। सो कोई शॉप हो या कोई फर्म हो या कोई फैक्ट्री हो जो भी प्रोड्यूस करता है गुड्स को या सेल करता है गुड्स को और सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी फर्म। सो टीचिंग, आप देखो क्लासेस आपको क्या कर प्रोवाइड करता है? यस, इट इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, है ना। सो दिस ऑल आर बिजनेसेस। ये सब क्या है? बिजनेस है, ध्यान में रखना है। बिजनेस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली रतन टाटा जी ने अपना बिजनेस चालू किया, इतना बड़ा टाटा इंडस्ट्रीज है, टाटा लिमिटेड है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है? यस। तो बिजनेस प्रोवाइड्स, creates opportunities for the people to engage economic activities. So businesses क्या प्रोवाइड करते हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो जिधर जहां पे भी बिजनेस बनेगा, इसलिए मोदी जी बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। वाई? क्योंकि उनको पता है इंडिया का ग्रोथ तभी है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा कैसे? अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी कैसे? जब बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेसेस बढ़ेंगे। तो बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है? बिजनेस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू एंगेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या टाइप्स है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के? तो पहले तो है लैंड, दैट इज नेचुरल रिसोर्स। देन यू हैव लेबर, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन रिसोर्स बोलो या ह्यूमन एफर्ट बोलो। देन यू हैव कैपिटल, है ना। ये सब क्या है? प्रोडक्शन के प्रोसेस पे इफेक्ट डालने वाले चीज हैं। दैट इज मनी, मशीन और टूल्स। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग एंड मैनेजमेंट। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इफेक्ट योर प्रोडक्शन। अब पहली बात तो ये है लैंड रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्स सिर्फ लैंड रिसोर्स को नहीं बोलेंगे। लैंड रिसोर्स में दैट इज ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। लैंड पे भैया फॉरेस्ट है ना, उसका भी जंगल का लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चेयर, वुडन चेयर, है ना। देन हम धरती के राइस का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फूड क्रॉप बना सके। ओके, सो लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स। मतलब आप एक समझ लो कि जो अब कोई, जैसे कि हमने रेस्टोरेंट देखा, रेस्टोरेंट के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सो जब जो भी प्रोडक्शन पे
इफेक्ट डालने वाला है डायरेक्टली, सो दैट इज फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज लैंड एक्सेट्रा. देन सेकेंड वन इज लेबर. हमने देखा अगर लेबर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे रेस्टोरेंट चलाओगे. सो दूसरा जो फैक्टर है जो बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा, इट इज गोइंग टू बी अ लेबर. पैसा नहीं है तो इक्विपमेंट्स नहीं खरीद पाओगे, उसका उसका जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमने देखा रेस्टोरेंट में क्या चाहिए, बैठने के लिए सीट चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स चाहिए. देन इंग्रेडिएंट्स, अगर रेस्टोरेंट खोल भी लिया, सब कुछ डाल भी दिया, तो खाना बनाने के लिए भैया वेजिटेबल चाहिए, राइस चाहिए, वीट चाहिए, सब चाहिए. सो वो भी इनपुट चाहिए. तो वो किससे आएगा? कैपिटल से आएगा. और रिस्क लेने वाला आदमी चाहिए. ये सब डालने के लिए रिस्क लेने वाला क्या चाहिए? आदमी चाहिए. और वो मैनेज करने वाला आदमी चाहिए. सो दैट इज गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. तो आपको ये बात ध्यान में रखने वाला है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो व्हाट आर द फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो फर्स्ट वन इज लैंड, सेकेंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप. अब ये बात एक टेक्नोलॉजी की बात समझ लो. टेक्नोलॉजी ऑफ फैसिलिटेटर दैट हेल्प टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विथ फीवर रिसोर्सेस. तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? काय के लिए जरूरी है? तो टेक्नोलॉजी इसलिए जरूरी है ताकि प्रोडक्शन हम बढ़ा सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सके यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस. कम से कम रिसोर्स यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे. सो दैट इज यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसा फैसिलिटेटर है, a facilitator that helps us to produce more goods with minimum resources, that is fewer resources. ठीक है, याद रहेगा. So technology is a facilitator. Technology is a facilitator that helps to produce more goods with fewer resources, with minimum resources. Now again, अब हम पूरा एकदम इलेबोरेट करके पढ़ते हैं. व्हाट इज दैट लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज लैंड, जो पढ़ा, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस. तो उसको हम पढ़ते हैं. सो लैंड इन इकोनॉमिक्स इज ऑल नेचुरल रिसोर्सेस. लैंड, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, नॉट जस्ट सॉइल एंड एरिया. खाली सॉइल एरिया नहीं, उसके ऊपर के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो सारे लैंड में आएंगे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे वाटर रिसोर्स हो गया, जैसे सारी चीजें लैंड में आएंगे. ठीक है. देन एग्जांपल इज सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल, नेचुरल गैस. दिस all are examples of land, that factors of production, that is land. First one is land, factors of production. उसमें क्या क्या है? It is not just soil and area, it is all the resources which is on the land, which is some example is soil, forest, water, air, sunlight, mineral, oil, natural gas, etc. The nature gives us these resources. ये सब कौन देता है? नेचर देता है. That's why it is natural resources ना. ठीक है. तो लैंड बोलेगा तो क्या है? नेचुरल रिसोर्स. सीधा सीधा बात है. We use them to produce. We use them for production. ये सारे चीज़ों को हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए. अब सनलाइट चाहिए सुखाने के लिए, है ना. कुछ चीजें सुखानी पड़ती है, तो आपने देखा रहेगा सनलाइट यूज करते हैं. तो दैट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग एज एन इनपुट. हम जब भी प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर पैनल, तो सनलाइट का जरूरत है भाई. दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स. वी आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. ओके. सो लैंड में आपका क्या आएगा? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फर्स्ट वन इज व्हाट? लैंड. लैंड में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो सारे आ जाएंगे, नॉट जस्ट सॉइल एंड एरिया.
It includes all natural resources like soil, forest, water, air, sunlight, minerals, etc. Nature gives us this resources, that's why it is natural resources. We use them for production. ये सारे को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि goods produce कर सके. Then businesses either buy land or pay rent. तो कोई भी बिजनेस हो, कहीं पे चलाना है तो आइदर हमको खरीदना पड़ेगा या फिर रेंट पे करनी पड़ेगी. यही होगा ना. दो ही चीज हो सकती है. रेंट दे सकते हो, ठीक है, रेंट दे देते हैं. अगर हमारे पास उतनी औकात है कि हम उसको खरीद के, वो लैंड को खरीद के हम फैक्ट्री सेट करें तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है. तो बिजनेसेस आइदर बाय लैंड और पे रेंट टू यूज इट. आपको ये बात ध्यान में रखनी है. बिजनेसेस आइदर वो लैंड को खरीद लेता है या फिर रेंट देता है ताकि बिजनेस चला सके उसके ऊपर. नेक्स्ट वन, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड वन इज व्हाट? लेबर. दैट इज व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स. दिस इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्स. सो मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेबर, चाहे वो फिजिकल काम करे चाहे वो मेंटल काम करे. कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए लेबर का बहुत जरूरी है कि नहीं. मशीन चलाने के लिए लेबर का जरूरी है, कंप्यूटर चलाने के लिए लेबर का जरूरी है, सारे लोगों हर एक चीज करने के लिए लेबर का, इंसान का जरूरत है उधर. सो दैट्स व्हाई ह्यूमन इज अ रिसोर्स एंड द फैक्टर which affects प्रोडक्शन इज व्हाट? लेबर. ज्यादा से ज्यादा लेबर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन. ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लेबर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन. सो लेबर चाहे वो फिजिकल काम करता रहे चाहे वहां पे वो मेंटल काम कर रहा है, हिसाब किताब का काम कर रहा है. सो वो फिजिकल वर्क भी करता है, मेंटल वर्क भी करता है, फिजिकल एफर्ट भी डालता है, मेंटल एफर्ट भी डालता है फॉर द प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी लेबर, चाहे एक तो वो फिजिकल वर्क करता है, कामगार काम करता है कि नहीं, वर्कर होते हैं कि नहीं, बोझा उठाते रहते हैं. सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं. कोई पिक्चर देखा रहेगा. और कौन सा देखा था हमने? अमिताभ बच्चन दीवार फिल्म देखी थी. उसमें भी वो देखो कार्गो शिप के इधर काम करता है, उठाने का काम. सो लेबर कैसे हो सकते हैं? फिजिकल काम करने वाले भी हो सकते हैं, मेंटल काम करने वाले भी हो सकते हैं. अब सीए के फर्म में सीए होगा, उसके जो लोग होंगे वो क्या फिजिकल काम करते हैं? दे आर डूइंग मेंटल वर्क, है ना, हिसाब किताब करने का काम, सारी चीजें. सो लेबर कौन हो सकता है? एक तो फिजिकल एफर्ट करने वाला हो सकता है, एक तो मेंटल एफर्ट करने वाला हो सकता है फॉर प्रोडक्शन. देन एग्जांपल, फार्मर्स, कारपेंटर्स, डॉक्टर्स, टीचर, साइंटिस्ट. लेबर्स और भी हो सकते हैं, है ना, जैसा कूली हो गया, लेबर है. अब पीपल एज अ रिसोर्स अप्लाई नॉलेज, स्किल्स, डिसीजन मेकिंग टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज. सो टू अप्लाई पीपल एज अ रिसोर्स. पीपल एज अ रिसोर्स क्यों देखा जाता है? क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन होने के लिए, कोई भी चीज का, गुड्स का प्रोडक्शन हो या सर्विस देता हो, एक तो वो मेंटल यूज करता रहेगा. सर्विस दे रहा है तो मेंटल यूज करता रहेगा. सर्विस कैसा दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड. टीचर है तो टीचर सर्विस अगर दे रहा है तो मेंटल यूज करके दे रहा है. अगर साइंटिस्ट सर्विस दे रहा है तो वो मेंटल यूज कर रहा है उधर पे. कारपेंटर क्या कर रहा है? फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकल एफर्ट डाल रहा है. ठीक है. फार्मर फिजिकल एफर्ट डाल रहा है. सो इन लोग क्या करते हैं? एक तो नॉलेज अप्लाई करते हैं, उन लोग का स्किल अप्लाई करते हैं, एंड वो डिसीजन मेकिंग करते हैं टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज. फिर उसके बाद में ह्यूमन कैपिटल. व्हाट आर ह्यूमन कैपिटल? स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग, हेल्थ, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर. सो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन को कैपिटल क्यों बोला गया? क्योंकि वो अपने स्किल से, अपने नॉलेज से, अपने ट्रेनिंग से, अपने हेल्थ से वो प्रोडक्शन के क्वांटिटी
का एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई उन लोग को भैया स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग उनका होना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा ताकि क्वालिटी एंड एफिशिएंट लेबर मिल सके। तो ह्यूमन को कैपिटल में बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ दिस आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्किलफुल लेबर रहेगा तो जल्दी जल्दी बनाएगा। कारपेंटर ऐसा लेके आ जाओ जो अच्छा से बना ना सके तो टाइम लेगा ना, एक चीज़ देखेगा यूट्यूब पे बैठ के और बनाता रहेगा एक चीज़। कारपेंटर स्किलफुल रहेगा, उसको जानकारी होगी तो फटाफट अपना बना के, वो यूट्यूब देखने वाला थोड़े, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अब लेबर में भी दिस इज मीनिंग ऑफ द लेबर हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लेबर एज अ फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग builds knowledge from basic literacy and expertise, है ना। builds knowledge from basic literacy and expertise, prepares individual for real world problem solving। तो आपको इसका मतलब क्या समझा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, कि वो नॉलेज बिल्ड करता है फॉर बेसिक लिटरेसी टू एक्सपर्टाइज, प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लेबर को एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपना नॉलेज बिल्ड कर पाए फॉर बेसिक लिटरेसी एंड एक्सपर्टाइज टू एक्सपर्टाइज। कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए, कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट लेबर बनने के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग इज मस्ट, तभी तो जाके वो स्किलफुल लेबर बनेगा, ठीक है। अगर ट्रेनिंग हमने नहीं दिया, एजुकेशन नहीं दिया है, अब हमने डायरेक्टली उसको डाल दिया चलो इसका चक्के को ज्वाइन करो, स्किलफुल लेबर नहीं है तो ठीक से ज्वाइन कर पाएगा क्या? एजुकेटेड नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है उसको, तो वो अच्छे से ज्वाइन कर पाएगा क्या? टाटा जी ने सबको ऐसे ही लगा दिया है क्या अपने नैनो प्रोजेक्ट में जो लगाया था, नैनो के प्रोजेक्ट में? तो अगर उन्होंने जब इंडस्ट्री डाली होगी तो डायरेक्टली लोगों को उठाया उसमें भर दिया क्या भाई तुम लोग काम करोगे? नहीं, उन्होंने उठाया और फिर उसको स्किलफुल बनाया, उसको ट्रेनिंग दी, तब जाके उसको काम पे रखा रहेगा। चलो अब हम प्रोडक्शन में तुम्हारा यूज करते हैं। सो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बिल्ड्स नॉलेज फॉर बेसिक लिटरेसी टू एक्सपर्टाइज, प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर रियल वर्ल्ड। तो वो क्या करता है, वो लेबर को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रेन करता है। तो हर एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है फॉर द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कौन करता है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज हेल्थ केयर। तो अब इसमें लेबर का अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो काम में ध्यान देगा क्या? नहीं। सो हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सो दैट इज हेल्थ केयर, गुड हेल्थ, बेटर लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। जब उसका हेल्थ अच्छा होगा तभी तो उससे हम अच्छा काम ले पाएंगे ना। So better learning, creativity and productivity, good health of the labor is very important. Then healthy workers, fewer absent, कम absenteeism and more efficiency. अगर हेल्दी लेबर है, लेबर हेल्दी है तो काम ज़्यादा करेगा। लेबर हेल्दी नहीं रहेगा, बीमार पड़ा हुआ है तो इधर एक कोने में वो लेबर पड़ा है, एक कोने वो में वो, प्रोडक्शन जाए भाड़ में, प्रोडक्शन निकलेगा कैसे? लेबर अगर बीमार है तो बहुत सारे एब्सेंटीज भी रहेंगे ना। ज़्यादा लेबर बीमार, ज़्यादा लेबर एब्सेंट, कम प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा लेबर उतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेबर आ रहे हैं मतलब
हेल्दी रहेंगे तभी आएंगे। सो प्रोडक्शन क्या होता है, उससे बढ़ता है एफिशिएंस, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। सो हेल्दी वर्कर फीवर एब्सेंट, कम एब्सेंटीज रहेंगे, मोर एफिशिएंसी रहेगी उनकी, ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे उन लोग। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान में रखना। पहले हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि लेबर क्या होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, एजुकेटेड एंड ट्रेनिंग दिया हुआ लेबर होना चाहिए, ताकि वो नॉलेज बिल्ड कर सके, बिल्ड नॉलेजेस फॉर बेसिक लिटरेसी टू एक्सपर्टाइज, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया नैनो इंडस्ट्री का, नैनो जब बना था तो लोगों को क्या दिया गया था, हाँ उसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी भाई। कोई भी इंडस्ट्री आपको काम करने के लिए रखती है तो उसके पहले ट्रेनिंग होती है, आपकी एजुकेशन होती है उसकी। तो बेसिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड नॉलेज फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू एक्सपर्टाइज, प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंजीनियर पढ़ के गया, उसको ट्रेनिंग नहीं दिया, डायरेक्टली डाल दिया चल ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल में काम कर, उसको आएगा क्या, नहीं आएगा। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको एक बात समझना है कि ट्रेनिंग लेनी है वो चीज़ों का, जो चीज़ पे काम करने वाला है वो, ये बात ध्यान में रखना है। सेकेंड वन इज हेल्थ ऑफ द लेबर, दैट इज हेल्थ केयर ऑफ द लेबर। सो लेबर शुड बी ऑफ गुड हेल्थ फॉर बेटर थिंकिंग, बेटर लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो और उसके बाद में वो हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियसली एब्सेंटीज कम रहेगी लेबर की एब्सेंटीज कम रहेगी एंड मोर एफिशिएंट होंगे काम करने में। अगर वो बीमार हैं तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर नहीं पाएंगे वो। आप ही सोचो, आप अगर बीमार होते हो तो घर का काम कर पाते हो क्या, नहीं कर पाते हो। तो हेल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, अब हम पढ़ते हैं लेबर्स वापस से, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। जापान का एक बोला है काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है उन लोग में, है ना। सोशली एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है लेबर का। उसके बाद में जर्मनी में पंचुअलिटी है, उनमें क्वालिटी मिलती है उनकी, डिसिप्लिन है। तो इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है। दैट्स वाई जर्मनी वाज, अभी भी आप देखोगे तो जर्मनी बहुत अच्छा इकोनॉमिकल ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि उसका आउटपुट जो है ना इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके लेबर कैसे है, पंचुअल है, क्वालिटी वाले हैं एंड डिसिप्लिन वाले हैं। सो सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत मायने रखता है ताकि आपको गुड लेबर, अच्छे लेबर मिल सके। सो वो अच्छे लेबर मिलेंगे तो अपने आप को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो उनका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। ये जान के चलो, ये भी जान लेते हैं, वो भी जान लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी काम कर सके, ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके हमको। फिर वो क्या करेगा कि उसको भी लगेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दूंगा, नज़र में आऊँगा सबके कि हाँ बहुत अच्छा काम करता है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, होता है। सो आपको ध्यान में रखना है कि सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका लेबर ईमानदार है, लेबर सही है, तो वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में चलता रहेगा, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अपने वर्क में लाता रहेगा, जस्ट लाइक इन जापान। और वैसे ही आप जर्मनी में देखोगे तो लेबर्स आर ऑलवेज पंचुअल, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, क्वालिटी वाले हैं, डिसिप्लिन वाले हैं। दैट्स वाई प्रोडक्शन आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल आउटपुट। ठीक है। सो उनका कल्चरल एंड एक सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस अच्छा होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद में लेबर चैलेंज इन इंडिया, देखो इसमें तो ऑब्वियसली लिटरेसी 85% मेल एंड 70% फीमेल, ये लिटरेसी है, नॉट एजुकेशन। ठीक है, लिटरेट है, लिटरेट मीन्स जिनको साइन करना आता है। तो दिस इज लिटरेसी शोइंग, लिटरेसी लिटरेट मीन्स जिनको पढ़ना लिखना जस्ट साइन करना वो सब आता है। एजुकेटेड मीन्स व्हाट, कम से कम 10वीं तक पढ़ाई किया हो तो एजुकेटेड है। ठीक है, तो
यहाँ पे हमारा लिटरेसी रेट बता रहा है, जो अंगूठा नहीं लगाते, सीधा सीधा बात है। तो 85% मेल्स जो अंगूठा नहीं लगाते, कुछ पढ़ लिख लेते हैं और साइन कर लेते हैं। उसके बाद में 70% फीमेल्स जो हैं, ये एज पर द डेटा ऑफ 2023। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको स्किलफुल नहीं बनाया गया, तो क्या वो काम करने लायक हैं क्या? हमने अभी अभी देखा, एजुकेटेड लेबर रहेगा, अच्छे से पढ़ा लिखा लेबर रहेगा, स्किलफुल लेबर रहेगा, तो आउटपुट बढ़ती है इंडस्ट्री की। अगर हमारे पास पढ़ा लिखा है ही नहीं, मतलब एजुकेटेड है ही नहीं, वो टेक्निकल है ही नहीं, वो स्किलफुल है ही नहीं वो, तो कैसे काम करेगा? तो वो एक चैलेंज तो है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेबर्स को एजुकेट करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको स्किलफुल बनाना पड़ता है, थोड़ा उसको टेक्निकल बनानी पड़ती है। तो वही हमने ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, वी एजुकेट एंड वी ट्रेन द लेबर। सो ये एक चैलेंज ही है हमारे लिए, हमारे इंडिया में। सो लेबर का एक ये चैलेंज है कि भैया लिटरेसी रेट इज 85% फॉर मेल एंड 70% फॉर फीमेल एज पर 2023। देन स्किल्स मिसमैच विथ मॉडर्न जॉब्स। आज देख रहे हो भैया कि आपका जो स्किल है, हम इंजीनियर के बारे में ही बात कर लेते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कंप्यूटर में करते हैं, काम किधर और कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किसी और में इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद में सेल्स का काम कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा है ना, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। सो स्किल मिसमैच हो रहा है विथ मॉडर्न जॉब्स। जो अपॉर्चुनिटी मिला उसको, जो अच्छा पैसा दे रहा है उसमें काम कर रहा है, लेकिन उसका स्किल जो उसने सीखा है, क्या उसके साथ में मैच कर रहा है क्या जो काम कर रहा है? नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज ओनली, कि उधर जाएगा वो वापस से सीखेगा, लेकिन हाँ उसके पास ये चीज़ है कि सीखने के लिए, सीखने का जज्बा है, सीख तो लेता है, काम तो करना है हमारे इंडिया में। तो बट दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस टू इंडियन लेबर्स। ऑल इज लेबर, एवरीबडी इज लेबर, काम तो करता है ना हर एक जन, तो एवरीबडी इज लेबर। सो लेबर में आप एक ध्यान में रखो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि लिटरेसी है, वेल ट्रेंड नहीं है। लिटरेसी रेट बताया गया है कि हाँ भैया 85% मेल है, 70% फीमेल्स हैं, ये लिटरेट है, ठीक है। तो एज पर द डेटा ऑफ 2023, अब बाकी लोगों को अगर काम देना, इतने बाकी लोग क्या 30% फीमेल है, 15% मेल्स हैं, तो इनको काम अगर देना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको तो कुछ बेसिक नॉलेज भी नहीं है ना, तो इनको सिखाना भी बहुत हार्ड है ना। तो दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस। एंड देन मिसमैच ऑफ द जॉब और विद द मॉडर्न जॉब, स्किल्स मिसमैच विद द मॉडर्न जॉब। जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, काम कंप्यूटर फील्ड में कर रहा है या काम मार्केटिंग में कर रहा है, तो फिर दिस इज जॉब मिसमैच इन द मॉडर्न जॉब। तो उसको वापस से अगर वो अपना लेन चेंज कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा ना, वही काम हो रहा है। ड्रॉप आउट्स ड्यू टू पॉवर्टी, पढ़ाई के ड्रॉप आउट्स हैं ड्यू टू, भैया उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो काम करना पड़ेगा ना। तो ये ड्रॉप आउट्स जो रहते हैं ना, दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस टू इंडिया इन लेबर, ठीक है। सो ये मेन चैलेंजेस थे इंडियन लेबर के। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड डेमोग्राफिक डिवाइड्स। देखो अपना इंडिया जो है वो यूथ का कंट्री माना जाता है। क्यों? बिकॉज वी आप देखोगे तो 35 ईयर्स और से कम वाले, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2024, अपना 65% पॉपुलेशन जो है इंडिया का, दैट इज 35 से कम ईयर के लोगों का है। देखो 65% पॉपुलेशन, वो 35 ईयर से कम है, मतलब यूथ पॉपुलेशन है। कैसा है? उभरता हुआ यूथ पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2024, ठीक है। तो 2024 के सेंसस के मुताबिक अपना जो
पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है. 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन दैट ऑफ 35 years ऑफ एज. तो यंग workforce can boost economy if it is educated, then health and skill training. So youth population है तो obviously अगर youth population है तो आप उसको एजुकेट कर सकते हो, आप उसका हेल्थ अच्छा रख सकते हो, आप उसका स्किलफुल ट्रेनिंग उसको दे सकते हो. सो इससे क्या करेगा, अगर वो यंग है, अगर वो यंग वर्कफोर्स है तो उनको ये सब दिया जा सकता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किलफुल ट्रेनिंग. एंड ये क्या करेंगे, अच्छे आपके लेबर बनेंगे. अच्छे लेबर बनेंगे तो वो इकोनॉमिक बूस्ट में सहयोग करेंगे, इकोनॉमी में सहयोग करेंगे. ऑब्वियसली अच्छे स्किलफुल लेबर बनाओ आप, अच्छा ट्रेनिंग दो उनको, अच्छा हेल्थ दो उनको, तो ऑब्वियसली आपका इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ेगा. इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक बढ़ेगी आपकी. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. ये अपॉर्चुनिटीज देखे हमने, है ना, ये अपॉर्चुनिटीज देखे, ये मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और इंडिया का कैसा हमने देखा कि भाई कितना अच्छा पॉपुलेशन है हमारा. देखो इंडिया का पॉपुलेशन इज यूथ पॉपुलेशन. 65% ऑफ द पीपल इज लेस देन दैट ऑफ 35 years ऑफ एज. बट चाइना का उल्टा है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं उधर. आप ये बात ध्यान में रखो कि तो हम लोग डेवलप ज्यादा कर सकते हैं बिकॉज वी हैव यूथ फोर्स, वर्कफोर्स. देन इंडियाज एंशिएंट स्किल हेरिटेज हम क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम काम को डिवोशन एंड परफेक्शन के साथ करते हैं. भगवान मानते हैं कि नहीं काम को? अपने काम को क्या मानते हैं हम? गॉड मानते हैं. तो जो भी भगवान मानते हैं तो हम उसको बहुत लगन से करते हैं और बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं. अपना काम को हम भगवान मानते हैं, है ना. अपने काम को अगर हम भगवान मानते हैं तो वी ऑल आर द लेबर्स which work with devotion and perfection. Then Shilpa Shastra, ancient text with guidelines for sculpture, painting, building, jewelries. तो ये हमारे शिल्प शास्त्र जो है तो हमारे पहले से ही पूर्वज से ये चलता आ रहा है कि हमारे कल्चर में ही क्या है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग बनाने और ज्वेलरी वाले. अब गांव में आप चले जाओ, इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग बने रहते हैं, वो थोड़े कोई मैप देख के कोई इंजीनियर बना के चला गया, नहीं. गांव में बहुत सारे घर ऐसे ही जो लोग उधर होते हैं ना, वो लेबर्स, वो स्किलफुल लेबर है, आपका घर बना देंगे. तो आजकल तो वो करना नहीं चाहिए बिकॉज आजकल ये मैप पास करवाना पड़ता है, वो सब नाटक हो गया. पहले उतना नहीं था. गांव वाले जो लेबर मिस्त्री रहते थे ना, वो सब घर उर बना देते थे. अब तो शायद कम हो गया है वो. लेकिन हाँ, बिल्डिंग बनाने वाले तो लेबर ही बनाएंगे ना, खाली मैप वो देगा. तो वो लेबर स्किलफुल रहते हैं, ठीक है. तो हमारे पास जो एंशिएंट टेक्स्ट है विथ गाइडलाइंस फॉर स्कल्पचर, पेंटिंग, बिल्डिंग, ज्वेलरीज, उसको हम बोलते हैं शिल्प शास्त्र. तो पहले से ये शिल्प शास्त्र चलता आ रहा है. तो हम देख रहे हैं कि भैया ये हमारा धरोहर है ना, कल्चरल धरोहर है. वर्क इक्वल टू डिवोशन प्लस परफेक्शन, शिल्प शास्त्र. देन टेम्पल स्कल्पचर्स, ये भी क्या है, इंडियन लेवल धरोहर ही है ना. बहुत सारे पहले, बहुत सालों पहले ये बनाया गया था विद द इंडियन लेबर्स. तो अब वी आर रिच इन हेरिटेज. और ऐसे ऐसे टेम्पल बनाए हुए हैं कि बस दंग रह जाओगे. वर्कड विद जनरेशन विद डेडिकेशन. तो एक एक टेम्पल बनाने के लिए कितने सालों लगे रहेंगे. हमने पढ़ा है कितने कितने सालों से वो टेम्पल बना था.
तो जनरेशन टू जनरेशन वो टेम्पल बनाने में लगा दिया है। देन स्टिच्ड शिप बिल्डिंग, तो हम लोग पहले से ही शिप बनाते जा रहे हैं। तो 2000 प्लस ईयर्स ओल्ड शिप्स मेड विथ स्टिच्ड प्लैंक्स फॉर मैरिटाइम ट्रेड। तो पहले भी हमने पढ़ा है शिवाजी महाराज के दौर पे भी, उसके पहले भी हमने देखा था कि हमारे इंडिया में शिप बिल्ड होती थी। आप तो वो छोड़ दो, सबसे पहले रामायण काल में भी, रामायण काल के उसके पहले भी भगवान जो विष्णु थे वो कुछ लोगों को अपने नाव पे बिठा के बचाए थे जब जलजल आया था तब, है ना, तो बचाए थे। तो शिप बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है हमारा बहुत पुराना है। दिस इज हेरिटेज टू अस, ग्रेट हेरिटेजियस कल्चर वी हैव। देन वी हैव, अब देखो थर्ड पे आ जाते हैं कैपिटल के बारे में। तो पहला हमने क्या पढ़ा, लैंड रिसोर्स पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, लेबर वाला पढ़ा। देन अब हम पढ़ते हैं कैपिटल फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो ध्यान में रखिए, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा प्रोडक्शन ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहले हमने पढ़ा लैंड, फिर पढ़ा लेबर, अब पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल। सो कैपिटल देखते हैं और समझते हैं। बहुत सही है, मजा आ रहा होगा, है ना। ये चीज ऐसा है ना कि आप अलग अलग चीजें सोचोगे। सो कैपिटल में कैसा है मीनिंग आप देखो, तो कैपिटल इज मनी प्लस मैन मेड रिसोर्सेस यूज्ड इन प्रोडक्शन। सो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो भी पैसा लगा या मैन मेड रिसोर्स उसमें यूज हो रहा है फॉर दैट प्रोडक्शन इज नोन एज कैपिटल, इज नोन एज व्हाट, कैपिटल। सो कैपिटल क्या होता है, मनी प्लस मैन मेड रिसोर्सेस यूज फॉर प्रोडक्शन। मनी प्लस मैन मेड resources used for the production is what, capital। तो आप ध्यान में रखिए कि क्या होता है कैपिटल, कैपिटल इज मनी प्लस मैन मेड रिसोर्सेस यूज फॉर प्रोडक्शन। सो जो भी प्रोडक्शन होने के लिए जो भी मनी पैसा यूज हुआ और या मैन मेड रिसोर्सेज यूज हो रहा है, सो दैट ऑल आर नोन एज कैपिटल। तो जितना भी इनपुट्स आप यूज करते हैं दे आर ऑल कैपिटल्स। सो मनी प्लस मैन मेड रिसोर्सेज which are used in production is capital. Then example, machinery is a capital, tools used in a production is a capital, vehicles, shops, factories, computers, then office building, equipments, this all are what, capital. Example हमने देख लिया कि what are the examples of the capital, machinery, tools, wheels, shop, factories, computer, building, equipments, etc., which is used in the production during the production process is a capital, is a capital. Now essential for both manufacturing unit and service enterprises, this capital is essential चीज है, यही नहीं रहेगा तो कहां से कुछ होगा, कहां से बिजनेस कर पाएंगे। सो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, असेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी और सर्विस सेक्टर में भी, सर्विस एंटरप्राइजेस में भी कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, पैसा इज इंपॉर्टेंट। पैसा प्लस मैन मेड रिसोर्सेस। आप सर्विस सेक्टर भी चला रहे हो तो आप बिल्डिंग लोगे तो रेंट भरना पड़ेगा, तो कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट। आप अगर उधर बैठ रहे हो, आप मतलब आप अगर सीए फॉर्म चला रहे हो तो उधर सीए चाहिए, उधर अकाउंटेंट्स चाहिए। सो लेबर इज इंपॉर्टेंट, मैन मेड रिसोर्सेस, आप पेपर यूज करते हो, सब कुछ जो भी चीज उसमें यूज कर रहे हो, प्रिंटर यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, दे ऑल आर व्हाट, कैपिटल्स, दे ऑल आर व्हाट, कैपिटल। ठीक है,
मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल का। अब हम समझते हैं उसका रिसोर्सेस ऑफ कैपिटल, कहाँ से आएगा कैपिटल भी, कहाँ से पैसा लेके आओगे। सो पर्सनल सेविंग से आप जो पैसा जमा किए हो वो आपके उसमें रत्ना रेस्टोरेंट बनाने के लिए उसने जो पैसा यूज़ किया होगा वो पर्सनल सेविंग से यूज़ किया रहेगा या फ्रेंड्स वगैरह से मांगा रहेगा, फैमिली से मांगा रहेगा। तो पैसा कहाँ से आ सकता है? पर्सनल सेविंग से, फैमिली से, फ्रेंड से। लेकिन आजकल बड़े बड़े लोग जैसे हो गए जो घोटाला कर रहे हैं, वो उनका कैपिटल कहाँ से आता है? बैंक को लूट लेते हैं इन लोग, लुटेरे हैं एक नंबर के। माल्या साहब लूट के भाग गए, बैंक को ही लूट लिया, पब्लिक बैंक को, ये वो भी ऐसे वैसे पीएनबी बैंक को लूटा है ना। तो वो किसका पैसा था? हमारा आपका ही पैसा था जो लेके भागा है। हमारे इकोनॉमी से वो पैसा चला गया, उतना सारा पैसा चला गया। तो सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या है? अब देखो, पर्सनल सेविंग, फैमिली या फ्रेंड्स। फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड इज व्हाट? देखो, कोई भी चीज, अब कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो, जैसे रत्नास रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं, तो हमको क्या पता चला कि कैपिटल जो आएगा वो कहाँ से लेके आओगे? तो पहला आपको लोन लेने के लिए पहले दिखाना पड़ेगा, हाँ ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस लोन मिलेगा कब? जब आपका बिजनेस बनेगा तब। अभी तो मोदी सरकार बहुत सारी, आप देखोगे तो हमारी सरकार जो है, मोदी साहब जो है, बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स लेके आए हैं। वो भी कैपिटल दे देते हैं थोड़ा बहुत कि चलो चालू करो बिजनेस। तो बिजनेस तो ईज किया है इन्होंने, मानो नहीं मानो, बिजनेस को ईज किया है। पैसा दे के बिजनेस करवाना चालू किया है। तो दिस इज गुड थिंग्स विच आवर गवर्नमेंट इज डूइंग। मेजॉरिटी स्टार्टअप्स यही सरकार में चालू है, ये मानना तो पड़ेगा। सो कैपिटल कहाँ से आता है? पहले फर्स्ट सोर्स ऑफ जो फंड आती है वो आपको कहाँ से मिलती है? एक तो पर्सनल सेविंग से, एक तो फैमिली, एक तो फ्रेंड से पैसा लेके चालू करता है। फिर दूसरा जो है वो बैंक देता है। जैसे बैंक को लूट के भागे थे, जैसे बताया आपको कि माल्या साहब बैंक लूट के भाग गए, तो जो दूसरा फंड आता है, बोरोड मनी टू बी रैपिड विथ इंटरेस्ट। तो ज़्यादा एक्सपांशन के लिए, ज़्यादा चीज़ें करने के लिए उसके अंदर ज़्यादा फंड चाहिए। तो ज़्यादा फंड मिलेगा कहाँ से? बैंक लोन से मिलता है, बैंक से लोन लेते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लोन टेकर हो जाते हैं, तो भाग जाते हैं इंडिया से। फिर स्टॉक मार्केट से भी आप पैसा उठा सकते हो। लार्ज कंपनीज रेस मनी बाय सेलिंग देयर शेयर्स। सो जो बड़े बड़े कंपनी है, जैसे माल्या साहब का ही कंपनी का बात किया था, तो पब्लिक हो गई तो उन्होंने क्या किया? आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब क्या करती है? अपने अपने शेयर्स बनाती है, बेचती है शेयर्स को, और उधर से पैसा उठाती है। उसके बाद में उन लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन द लोन्स। तो इंटरेस्ट क्या होता है? जो हम बैंक से लोन उठाते हैं उसके लिए, भैया चाहे तुम कौन सा भी लोन उठाओ, बैंक ऐसा फ्री में पैसा थोड़े दे रही है, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। तो दैट एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन लोन इज अ इंटरेस्ट। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट शेयर विथ शेयर होल्डर्स। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, अब शेयर तो दिए हो ना तुम, पब्लिक किए हो, पब्लिक का पैसा उठाए हो, तो पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा ना। तो जितना भी शेयर जिसने भी जितना लिया उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाता है। सो दैट इज डिविडेंड, प्रॉफिट शेयर्ड विद द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के साथ तो प्रॉफिट को शेयर करना, दैट इज डिविडेंड। अब आप ध्यान में रखो, ये हो गया कि कैसे कैसे पैसा मिलेगा, कैपिटल आएगा, कैसे कैसे डिवाइड होगा। लेट अस सी अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्टार्टिंग a business or creating something to new to solve problems। अब एंटरप्रेन्योरशिप सीधा सीधा बात है, आपके पास आइडिया है,
है ना, आप उससे कुछ उसको कुछ बिजनेस में डेवलप कर रहे हो, तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ starting a business or creating something new to solve problems is a entrepreneurship. So entrepreneurship क्या है? Starting a business or creating something new to solve the problems. तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट करता है वही रिस्क लेता है, वही आइडिया लगाता है, कुछ नया चीज बनाता है ना, कुछ नया चीज बनाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और वो एंटरप्रेन्योरशिप होल्ड करता है। ठीक है, अब आप ध्यान में रखिए कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ही हैज एन आइडिया, वही रिस्क लेता है, उसका ही आइडिया लगता है, उसके पास कुछ आइडिया होता है। देखो जैसे पेटीएम वाले ने पेटीएम बनाया, तो आइडिया उसका था ना कि हाँ मोबाइल से हम पैसा का ट्रांजैक्शन करेंगे। कपिल मिश्रा में आए थे ना, आपने देखा नहीं उनका इंटरव्यू सुना नहीं कि वो एक बार पैसा पर्स भूल के चले गए थे। उन्होंने बोला कि पर्स भूल के हम चले गए थे विदेश में, और फिर पैसा देने में प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने क्या किया, जब आए तो उन्होंने मोबाइल को देखा और उनको लगा कि भाई मोबाइल से ही पैसा का ट्रांजैक्शन हो सकता है, डिजिटल मनी। तो उनको वो आइडिया आई और फिर वो पेटीएम बनाए। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है? ऐसा आदमी जो आइडिया, जिसके पास आइडिया हो कुछ बिजनेस करने का, जो रिस्क लेता हो, है ना, वही रिस्क बेरर है। कुछ भी अगर कंपनी में तो रिस्क बेरर तो वही है। देन वो लैंड को यूज करता है, लेबर को यूज करता है, कैपिटल को यूज करता है, यूजेस लैंड, लेबर एंड कैपिटल। देन वर्क हार्ड टू मेक आइडिया सक्सेसफुल। हो भैया, अपना जो आइडिया है उसको सक्सेसफुल करने के लिए हार्ड वर्क भी करता है। क्या करता है? हार्ड वर्क भी करता है, ताकि उसका आइडिया सक्सेसफुल हो जाए, ताकि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। सो दैट इज एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझ में आ गई, जिसके पास आइडिया है और जो कुछ नया कुछ बनाता है to solve some problems is entrepreneurship। ठीक है, अब हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप में रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या रोल है एंटरप्रेन्योर का? तो अब ये सब सी चीजें सोचो। आप अगर मालिक हो कोई भी चीज़ों का, आप कोई बिजनेस के मालिक हो, आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, आपने अगर वो बिजनेस बनाई है, तो रोल क्या होता है आपका रोल क्या होता है? आप सोचो। तो ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स सर्विसेज फॉर द सोसाइटी। जैसे पेटीएम आया तो एक न्यू प्रोडक्ट था ना, आप वो सोच के चलो। जब नैनो आई तो वो न्यू प्रोडक्ट थी, छोटे कम दाम में आपको छोटी कार मिल रही है। आप बाइक में 3 सीट 4 सीट चलने के बजाय आप 4 व्हीलर में चल रहे हो मिनिमम दाम में। तो न्यू प्रोडक्ट था, है ना, एंड फॉर द सोसाइटी। देन रोल क्या होता है? क्रिएट जॉब्स, सपोर्ट लाइवलीहुड। वो क्या करता है? ऑब्वियसली कोई बिजनेस बनाएगा, कुछ नया चीज लेके आएगा बिजनेस करने के लिए, तो उससे अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी, जॉब्स डेवलप होगी। उससे क्या होगा? हाँ, जीवन दिनचर्या उस लोगों का सपोर्ट होगा, लोगों का चलेगा। फील सेटिस्फाइड बाय सर्विंग पीपल्स एंड फुलफिलिंग ड्रीम्स। सो उसको ना सेटिस्फाइड फील होता है, भैया मैंने जो आइडिया लगाया सक्सेसफुल हुआ, तो क्या होगा? सेटिस्फाइड फील होगा। वो भैया जब कोई आइडिया लगाता है, कोई बिजनेस लेके आता है, तो ऐसा नहीं है, वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने के लिए लेके आता है। पेटीएम भी लेके आया तो खाली वो अपना सोचा थोड़ा कि हाँ भैया मैं भूल गया। अरे कितना अच्छा काम हुआ। सोचो कि हाँ जाली नोट का वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, दूसरे लोग पाकिस्तानी आके इधर जाली नोट डालते थे या नेपाल के थ्रू भेजते थे इंडिया में, ताकि इंडियन करेंसी टूट सके। तो वो काम कम हुआ कि नहीं हुआ? डिजिटलाइजेशन से वो कम हुआ।
सो पीपल की हेल्प हुई ना, आफ्टर ऑल आपकी हेल्प हो रही है, आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो भैया आपके पास पैसा बढ़ेगा। सोचो वो बात को। तो कोई भी चीज अगर कोई बिजनेस बनाता है, कोई अच्छा आइडिया लेके आता है तो सोसाइटी के लिए लेके आता है, तो उसको अगर वो आइडिया उसका चल जाता है तो ऑब्वियसली वो फील करेगा, फील गुड हो गया उसको कि हाँ मैंने जनता को सर्व किया है ना, और उनके ड्रीम्स फुलफिल किए हैं, उनको काम देके उनको ड्रीम्स फुलफिल किए। तो दीज आर रूल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर ये सब काम करता है। आपको पता होगा सबसे बड़े आदमी हमारे देश के, सबसे बड़े आदमी, मैं सीधा सीधा बोलूंगा सबसे बड़े आदमी, जिन्होंने खाली अपने बारे में नहीं सोचा। अगर खाली अपने बारे में सोचते ना तो सबसे बड़े पैसे वाले होते हैं पूरा वर्ल्ड में। जो कंपनी जैगुआर जैसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, सोचो कि कितनी बड़ी कंपनी होगी, और उनके मालिक क्या एलन मस्क से बड़े नहीं होंगे? होंगे। वो कंपनी, वही बोला ना मैंने, वो कंपनी का तो कुछ ही शेयर इनके पास आता है, इनके डायनेस्टी के पास आता है, बाकी सब शेयर, बाकी जितने भी पैसे हैं वो सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर में ही लगते हैं। आप ये बात ध्यान में रखो, नहीं तो ये सबसे बड़ी कंपनी होती, सबसे बड़े पैसे वाले होते। तो मैं तो बोलूँगा आज भी मैं सबसे बड़े पैसे वाले हमारे जिगर वाले JRD टाटा। ओके, सो इनका ही एग्जाम्पल दिया गया है JRD टाटा का एंटरप्रेन्योरशिप का, कि फेमस इंडियन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम 1904 to 1993 इज JRD टाटा। ये तो भाई भगवान है, समझ लो हमारे इंडियंस के लिए भगवान है, सीधा सीधा बात है। जितने लोग, जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देती है उतना इनकी कंपनी भी एम्प्लॉयमेंट देती है, उससे ज़्यादा ही देती होगी मुझे लगता है। तो कितने लोगों का घर संवर गया होगा इनके जॉब से। ठीक है, तो फेमस एंटरप्रेन्योर इन फ्रॉम 1904 to 1993, हेड ऑफ टाटा ग्रुप, स्टील, कार, पावर्स, केमिकल्स, खाली इतने बहुत सारा है। अभी आप ऐसे लिखते जाओगे सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, हेड ऑफ टाटा ग्रुप के हेड थे। स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट एयरलाइंस, तो जो पहला इंडिया का एयरलाइंस चालू किया वो टाटा ग्रुप ने ही चालू किया, टाटा एयरलाइंस, लेटर ऑन एयर इंडिया बना उसका नाम। ओके, तो पहले जो था, जो सबसे पहले स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन, वो किन्होंने स्टार्ट किया? हाँ, हमारे टाटा एयरलाइंस, जो पहला एयरलाइंस था इंडिया में, उन्होंने, किसने स्टार्ट किया है? टाटा इंडस्ट्री ने, टाटा ग्रुप ने स्टार्ट किया है इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन, और लेटर ऑन दैट नेम चेंज टू एयर इंडिया। क्या नाम रखा गया? एयर इंडिया। ठीक है, अब बिलीव्ड बिजनेसेस शुड ऑल्सो हेल्प सोसाइटी, नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट। तो ये इनका जो विश्वास था वो इसमें था कि बिजनेसेस जो भी बनते हैं वो सोसाइटी के हेल्प के लिए भी बनना चाहिए, खाली प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनना चाहिए। तो जब इन्होंने ये सोचा तब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी है कि वो सोसाइटी के बारे में सोचते थे, है ना। तो दिस इज, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। वो चाहते तो भैया वो भी तो एलन मस्क के जैसे काम कर सकते थे ना अपने लिए खाली, लेकिन उन्होंने खाली अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने किसके लिए सोचा है? सोसाइटी के लिए बिजनेस सोचा है। तो ये बात समझ लो। कैरिड वर्क, केयर्ड फॉर वर्कर्स, आपको पता होगा कि इनके में टाटा इंडस्ट्रीज में, टाटा ग्रुप में काम करने का मतलब है यू आर वर्किंग एज गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जितने जैसे काम करते हो वैसे टाटा में काम करते हो, सारे फैसिलिटी आपको मिलते हैं। सो केयर्ड फॉर वर्कर्स,
प्रोवाइडेड गुड वर्किंग कंडीशंस, अच्छे वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं इनके इधर, तो इसलिए सब लोग, बहुत सारे लोग टाटा इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनका उनका ग्रुप में काम करना एक इज्जत की बात है, एक सम्मान की बात है। वो अपने वर्कर के लिए बहुत केयर करते हैं, अपने वर्कर्स को इतनी फैसिलिटी दी हुई है जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देती है, उतनी लगभग वही फैसिलिटी आपको टाटा ग्रुप के साथ मिलता है। तो नोन फॉर हिज विजन, हॉनेस्टी, हार्डवर्क। जो JRD टाटा जो थे वो उनके विजन के लिए बहुत विजनरी थे, बहुत आगे का सोचते थे, आगे और बिजनेस कैसे ग्रोथ कर सके उसके बारे में सोचते थे। सोसाइटी को मैं क्या दे सकता हूँ अपने बिजनेस से ग्रो करके, उसके बारे में सोचते थे। बहुत ऑनेस्ट थे वो, एंड बहुत हार्ड वर्किंग थे, तभी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया ना उन्होंने। एंड दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1992, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1992 में। सो JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1992 में, है ना। अब हम चलते हैं टेक्नोलॉजी एंड एनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगाओगे तो प्रोडक्शन की आउटपुट आपकी ज़्यादा होगी, ये तो सिंपल सी बात है ना। आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। सो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स क्वालिटी, क्वांटिटी एज वेल, ठीक है। सो मीनिंग, टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग था? यूजेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन वर्क एंड प्रोडक्शन। सो जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, सो देखो मुझे नेल्स बनाना है, कीले के बारे में बात करते हैं। तो पहले कीला है ना, वो जो आयरन का काम करते थे उसको लोहार बोलते हैं, तो लोहार कीला बनाता था। ऑब्वियसली आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर, तो ज्यादा कीला बनेगा क्या? कुछ टाइम के बाद मशीनरी आ गई कील बनाने की। तो जब मशीनरी आई तो प्रोडक्शन कितना बढ़ गया रहेगा। तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ता है वैसे ही प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो टेक्नोलॉजी इज समथिंग यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन वर्क एंड प्रोडक्शन। तो साइंटिफिक नॉलेज, यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन यूज एंड इन वर्क एंड प्रोडक्शन इज अ टेक्नोलॉजी। आप देखो तो डेटा यूज करते हैं लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो डेटा क्या है? अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप डेटा यूज कर रहे हो कि हाँ किधर कितना सेल हो रहा है, किस चीज का सेल हो रहा है, उसके हिसाब से मैं आउटलेट खोलूंगा। सो दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या हो जाता है कि आपका प्रोडक्शन, आपका वर्क साइंटिफिकली बढ़ा रहे हो आप। सो यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन वर्क एंड प्रोडक्शन इज टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ एग्जाम्पल, कैमरा यूज ऑफ साइंस टू क्रिएट डिजिटल इमेजेस। अब वो डिजिटल इमेजेस बनाने के लिए कैमरा का यूज करते हैं कि नहीं करते? तो दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एवरी प्रोडक्शन एक्टिविटी यूजेस सम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी कोई ना कोई फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होता है, ठीक है। हम क्यों बोलते हैं टेक्निकली साउंड हमको चाहिए लेबर? क्यों? ताकि प्रोडक्शन आपका बढ़े। तो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोड्यूस करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब जानते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो रोल क्या है? इट मेक्स वर्क फास्टर, इजियर एंड चीपर। ज्यादा कामगार लगा के आपके पास टेक्नोलॉजी आप यूज नहीं करते हो तो कम प्रोडक्शन होता है। जब टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो रेट कम हो जाएगी किसी भी चीज़ों की। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि
टेक्नोलॉजी जब यूज होता है तो काम जल्दी होता है, काम इजीली हो जाता है, और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, चीपर हो जाता है ना। आपने देखा रहेगा मोबाइल, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी मोबाइल की रेट घटते 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 चली गई। पहले ना वो छोटा वाला डब्बा सा मोबाइल आता था, बड़ा महंगा महंगा आता था। आप वैसे ही आप टीवी का भी बात कर लो, कंप्यूटर का भी बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की दाम घटते घटते चले गए एज टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड। तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, काम फास्टर हो गया, काम इजियर हो गया, काम चीपर हो गया। देन ओल्ड टेक्नोलॉजीज स्टिल यूजफुल, लाइक पुल्ली व्हील। अभी कुछ भी खींचने के लिए पुल्ली यूज करते हैं कि नहीं करते? तो दिस इज ओल्ड टेक्नोलॉजी बट स्टिल इट इज इन यूज। बहुत यूजफुल होता है, कहीं कहीं जगह पे ओल्ड टेक्नोलॉजीज ही इस्तेमाल किया जा सकता था और किया जा सकता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी ही है वो। न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड ओल्डर मेथड्स लाइक ईमेल्स इंस्टेड ऑफ लेटर। पहले हम क्या करते थे, कोई किधर कुछ हो गया तो लेटर भेजा जाता था, तो एक एक महीना लेटर जाने में लगता था, उसका रिस्पॉन्स आने में एक महीना लग जाता था, तो टाइम लगता था। आजकल क्या हो गया, ईमेल फटाफट मार दो, भाज अब भी चला जाएगा, उसका रिपोर्ट अब भी आ जाएगा। तो फास्टर हो गया है टेक्नोलॉजी। नया टेक्नोलॉजी ने पहले ओल्डन टेक्नोलॉजी को रिप्लेस तो किया है, और उसके वजह से क्या हो गया, काम भी जल्दी हो गया, काम फास्टर हो गया, और काम इजी भी हो गया। तो दीज आर द रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी मेक्स वर्क फास्टर, इजियर एंड चीपर। ओल्ड टेक्नोलॉजी, कुछ ओल्ड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, दैट एग्जाम्पल इज पुल्ली, व्हील बोरोर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पुल्ली, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, ओल्डन टेक्नोलॉजीज। एंड न्यू टेक्नोलॉजी ने ओल्डन टेक्नोलॉजी को, बहुत सारे ओल्ड टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस किए हैं, जस्ट लाइक वी आर डूइंग ईमेल्स इंस्टेड ऑफ लेटर। ठीक है, आप ये सब लिख सकते हो, रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पानी खत्म हो गया, लेकिन एक बूंद जिंदगी के, डिहाइड्रेट नहीं होना है, पानी पीते रहो। काम जब भी कर रहे हो, आप काम करना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, काम ही कर रहे हो, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो। तो आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, पानी पीते रहिए, जितना पानी पियोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब अपने बॉडी का वो जो सुस्ती रहती है ना, वो निकलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का। आजकल जो है ना, पहला तो ये यूज़ कर रहे हैं यूपीआई, पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन, दिस इज टेक्नोलॉजी। तो आप क्या कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट करते हो, दैट इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज वी यूज डेली लाइफ, इन अ डेली लाइफ। सो यूपीआई पेमेंट करते हैं डेली लाइफ में, सो दिस इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। देन हम वेदर अपडेट्स यूज करते हैं विच हेल्प्स फार्मर, है ना। घनन घनन आए घेर घेर आए बदरा, है ना। तो हमको अगर वेदर के बारे में मालूम ना हो तो कौन से वेदर में क्या चीज़ का क्रॉपिंग करना है कैसे पता चलेगा, है ना। अभी लगाना है कि 10 दिन बाद लगाना है, मानसून कब अराइव होगा, हमारा फसल में पानी कब पटेगा, ऊपर से बारिश कब होगा, ताकि फसल बढ़े, उसके हिसाब से हम फसल की बुआई जुताई सब करते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, दिस इज वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट से हमको वेदर रिपोर्ट्स वगैरह मिलते हैं। सो वी यूज वेदर अपडेट्स फॉर कल्टीवेशन, इट हेल्प्स व्हाट फार्मर। तो वेदर रिपोर्ट्स हेल्प्स, वेदर अपडेट्स हेल्प्स फार्मर। दिन हम आजकल कहीं भी जाते हैं, अरे पहले क्या करते थे, रुक रुक के पूछते थे, अरे इधर से मेरे को ना
जाने का है मुंबई, तो मैं कौन से रास्ते से जाऊँ, ये वाला रास्ता कि ये वाला रास्ता? तो जहाँ जहाँ रास्ता रहता था वहीं पूछते थे खड़े होके कि मैडम बता दो इधर से जाना है कि इधर से जाना है, तो वो बताएगा इधर से राइट जाने का, फिर इधर से लेफ्ट घूम जाने का, फिर उसके बाद में वापस राइट करो और बड़ा गोल गोल वाला मिलेगा, फिर उधर से उधर आ जाओ और फिर वापस मेरे पास आओ आके पूछो। तो बेवकूफ बनाया जाता था। सब लोग सही बताएंगे ऐसा भी नहीं है। तो क्या हुआ, जीपीएस का इजाद हुआ जब से, तब से वी आर यूजिंग मैप सिस्टम। ओला वाला, उबर वाला सब मैप सिस्टम जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? हम देखते रहते हैं भैया जीपी किधर किसी को बिठा दिया ओला में, फिर हम देखते रहते कहाँ तक पहुंचा है, अरे बहन कहाँ तक पहुंची हो, तो जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हो। तो डेली लाइफ में हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको वो जीपीएस जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बताता है कि भैया इधर से जाओगे तो इतना डिस्टेंस लग रहा है, इतना ये हो रहा है, उधर से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, इधर इतना ट्रैफिक है, वगैरह 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 सारे चीज जीपीएस बताता है। तो वी आर यूजिंग जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम टू शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्ट रूट्स, है ना। तो अगर हमने ट्रांसपोर्ट रूट, सपोज करो मैं प्रोडक्शन वाला हूं, मैं फैक्ट्री वाला हूं, मुझे मेरा माल मार्केट में भेजना है सही वक्त पे, सही टाइम पे और सही प्राइस में, तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना पड़ेगा, जीपीएस आपको वो दिखा सकता है। फिर रोबोटिक्स, ऑनलाइन लर्निंग, न्यू स्किल्स एंड जॉब्स। तो नए नए स्किल्स जॉब्स जो मिल रहे हैं आजकल वो रोबोटिक्स, ऑनलाइन लर्निंग पे भी मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये आजकल कर रहे हैं, रोबोटिक्स एंड ऑनलाइन लर्निंग। तो ये आजकल रोजाना का काम है, रोजाना यूज कर रहे हो आप। तो हमारी सरकार क्या चला रही है? तो आपको टेक्निकली साउंड बनाने के लिए, क्या क्या टेक्नोलॉजिकली साउंड बनाने के लिए एंड एनेबलर ऑफ प्रोडक्शन, ये सब स्कीम्स निकाली हुई है। स्वयं प्लेटफॉर्म पे क्या होता है? MOOCs, दिस इज स्वयं प्लेटफॉर्म, MOOCs। फ्री ऑनलाइन कोर्सेस हैं लाइक रोबोटिक्स, एक्वाकल्चर, टेक्सटाइल पेंटिंग एक्सेट्रा। सो स्वयं प्लेटफॉर्म पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो एंड फ्री ऑनलाइन कोर्सेस आप जान सकते हो, टेक्नोलॉजीज को पढ़ सकते हो लाइक रोबोटिक्स, एक्वाकल्चर, टेक्सटाइल प्रिंटिंग एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बात समझ में आ गई होगी। फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा जो है, जो दूसरा स्कीम चल रहा है दैट इज नेशनल करियर सर्विस। तो नेशनल करियर सर्विस दैट इज NCS, this is an scheme, this is an course which is launched by government of India. NCS helps people to find job and in different fields. तो ये NCS क्या करता है? NCS help people to find different jobs in different fields. तो ये आपको जॉब मुहैया करवाने का काम करता है NCS. So NCS, National Career Service, helps people to find jobs in different fields. स्वयं क्या करता है? It is free online course launched by our government to learn robotics, aquaculture, टेक्सटाइल प्रिंटिंग एक्सेट्रा। वो क्या करेगा? आपको टेक्निकली साउंड करेगा, आपको टेक्नोलॉजिकली अच्छा बनाएगा, आपको टेक्नोलॉजी सिखाने का काम करता है स्वयं प्लेटफॉर्म। देन नेशनल करियर सर्विस क्या करता है? आपको जॉब्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नेशनल करियर सर्विस हेल्प्स फाइंड जॉब्स विच इन डिफरेंट फील्ड्स। देन रिमूव्स जोग्राफिकल बैरियर्स, है ना, लर्न एनीथिंग एनीवेयर। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करता है? आपको अब एक सिंपल सा बात समझो, आजकल कारपेंटर भी नया नया चीज बनाने के लिए यूट्यूब खोलता है कि नहीं खोलता है कि भैया ये कैसे बनेगा, ये मेरे को ऐसा बनाना है नया वाला, तो कैसे बनेगा?
तो ये सब क्या करता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, आप कहीं भी हो, किधर भी हो, कुछ भी सीख सकते हो ऑनलाइन। सो दिस रिमूव्स जोग्राफिकल बैरियर, लर्न एनीथिंग एनीवेयर। आप कहीं भी हो, देश के किसी कोने में भी हो, आप हर एक चीज पढ़ सकते हो। आज के डेट में आप देखो तो आप 10वीं में हो, 12वीं में हो, ग्रेजुएशन में हो, किधर भी हो, कुछ भी आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब खोलो, टीचर पढ़ाते हुए मिल जाएगा, है ना। आपका टीचर इधर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कैसे, दिस इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कहीं भी हो, इधर से पढ़ सकते हो ना। खाली प्रॉपर प्लेटफॉर्म पता होना बहुत जरूरी है। तो सबको बता दो, दिस इज वेदांतु इज आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज हाउ फैक्टर्स आर कनेक्टेड, कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, ऑल वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे चीज़ें होने चाहिए, ये सारे चीज़ों का सामंजस्य रहेगा, तभी आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाओगे, प्रोड्यूस कर पाओगे। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, ऑल वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सारे गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो ये सारे मिला के आपको क्या बनाएंगे, इट विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यूज ऑफ ईच फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट। अब इसमें से कौन कौन सा फैक्टर्स आप यूज करोगे, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आप फाइनली क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना। तो आप देखो जरा, लेबर इंटेंसिव होता है और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। तो दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं। यूज ऑफ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट। तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, एक तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। अब फार्मिंग जो है वो लेबर इंटेंसिव है, कंस्ट्रक्शन जो है वो लेबर इंटेंसिव है। जितना ज़्यादा लेबर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद में हैंडक्राफ्ट्स हैं, वो सब क्या है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में आप बोलोगे तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट मतलब सैटेलाइट। सैटेलाइट्स में पैसा ज़्यादा लगता है, लेबर कम लगता है। सेमीकंडक्टर्स बनाने में पैसा ज़्यादा लगता है, तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने में पैसा ज़्यादा लगता है, लेबर कम लगता है। हेवी मशीनरी यस खरीदने में पैसा ज़्यादा लगेगा, लेबर तो एक ही जन से काम भी हो जाएगा। सो कैपिटल इंटेंसिव कौन कौन से हैं, सैटेलाइट्स, हेवी मशीनरीज, सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सेट्रा। एंड लेबर इंटेंसिव कौन सा है, वो है फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट। सो दिस यूज ऑफ कोई भी, ये 5 फैक्टर्स हमने देखे, तो यूज ऑफ दिस फैक्टर्स, यूज ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, एक तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। सो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट आर फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट्स। उसके बाद में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स आर सैटेलाइट, देन सेमीकंडक्टर चिप्स, हेवी मशीनरी एक्सेट्रा। आगे, हाउ फैक्टर्स आर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अब देखो फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करते हैं। इफ वन फैक्टर इज मिसिंग या मिसयूज्ड, प्रोडक्शन बिकम्स इनसफिशिएंट और स्टॉप। अब जैसे कि आप फैक्टर कैपिटल का हो गया पैसा, क्लोथ बनाना है, मेरे पास इनपुट के लिए पैसा ही नहीं है, क्लोथ खरीदने के लिए मुझे अगर टी शर्ट बनानी है तो ये इसका क्लोथ खरीदने के लिए पैसा कम है, तो कम क्लोथ खरीदूंगा, कम टी शर्ट्स बनेंगे।
लेबर के लिए पैसा कम है तो कम लेबर लगाऊंगा, कम टी शर्ट बनेगा, कम आउटपुट होगा। सो ये सारे इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखने का, इफ वन फैक्टर इज मिसिंग या मिस यूज्ड, प्रोडक्शन बिकम्स इनसफिशिएंट और स्टॉप। कोई भी मिसयूज, कोई भी चीज़ों को, कोई भी फैक्टर्स इसमें जिसमें जो भी फैक्टर्स देखे हमने, 4-5 फैक्टर्स देखे विच आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से किसी को भी हमने मिसयूज किया या किसी चीज़ को भी हटा दिया तो एक तो इनसफिशिएंट हो जाएगा प्रोडक्शन, या फिर प्रोडक्शन टोटली स्टॉप हो जाएगा। लैंड जरूरी है, लेबर जरूरी है, कैपिटल जरूरी है, एंटरप्रेन्योर जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, ठीक है। सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, सारे जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। न्यू टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स कैन चेंज द रोल ऑफ फैक्टर्स। जब नया टेक्नोलॉजी आप उसमें यूज करोगे तो फैक्टर्स के रोल चेंज हो सकते हैं। दैट इज मशीन रिड्यूसेस फार्म लेबर। अब पहले हम हल जोतते थे, टाइम लगता था, 2-4 हल लगा देते थे बड़ा बड़ा फार्म्स के लिए, लेबर ज़्यादा लगता था। लेकिन अब ट्रैक्टर लगा दे तो एक ही ट्रैक्टर पूरा जोत जात के रख देता है, देखा है। सो मशीन रिड्यूसेस फार्म लेबर। 3D प्रिंटिंग हेल्प्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो पहले हम हाथों से गढ़ा करते थे, 3D प्रिंटिंग आ गई। आजकल प्रिंटिंग जो है वो सीधा सीधा मशीनरी से हो जा रही है, तो लेबर कम हो गया उससे, है ना। उसके बाद में आते देखते हैं नेक्स्ट वाला, ज्योग्राफिक कनेक्शन, हाउ फैक्टर्स आर कनेक्टेड ज्योग्राफिकली। अब इनपुट्स लाइक लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हमने इधर सपोज करो जैसे गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्री है, लेबर कहाँ से आते हैं? बिहार से। हमारे बिहारी लोग लेबर्स होते हैं मोस्टली। देखो इसमें तो कोई देना ही नहीं है, हम भी बिहारी हैं, लेकिन जो ट्रूथ है वो तो ट्रूथ है। माइग्रेंट आ रहे हैं उधर, काम कर रहे हैं, तो लेबर की जरूरत है उधर, तो लेबर चले जा रहे हैं उधर फॉर डूइंग वर्क इन इंडस्ट्रीज। आप सिंपल सा बात समझो कि बहुत सारे पंजाब में जो एग्रीकल्चर का भी काम होता है, वो वहाँ भी लेबर्स जो रहते हैं वो बिहारी ही आते हैं। सो होता है, वो जो है वो तो है, उसका तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो आप सिंपल से समझिए कि इनपुट्स लाइक लेबर, लैंड, रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सो अब रॉ मटेरियल अगर मैंने इंडस्ट्री खोल दी है कहीं और स्टील की, और आयरन और आ तो रहा है झारखंड से, आ तो रहा है उड़ीसा से, आ तो रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से। कोल कहाँ से आ रहा है? रॉ मटेरियल वही सब एरिया से आ रहा है। तो आप सिंपल सा समझ लो एक बात कि डिफरेंट प्लेसेस से हम रॉ मटेरियल, लेबर और लैंड जैसे इनपुट्स के इनपुट्स जो आते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं। इनपुट्स लाइक लैंड, लेबर एंड रॉ मटेरियल एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। उसके बाद में बिजनेसेस ब्रिंग देम टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स। ये सारे चीज़ों को बिजनेस क्या करती है? एकत्रित करती है ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट गुड्स बना सके। टू प्रोड्यूस गुड्स, सारे चीज़ें लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, सारी चीज़ों को एक जगह लाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये बिजनेस क्या करता है? सारी चीज़ों को एक जगह लेके आता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट बना सके। एग्जाम्पल, सप्लाई चेन, नेटवर्क of people, resources and activities of in production। अब सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन यही काम करता है ना। बेटा हेलो, इतना आइसक्रीम है, यहाँ से यहाँ भिजवा दो, अब इसके आगे काम होगा, यही सप्लाई चेन है।
है ना। तो एग्जाम्पल इज सप्लाई चेन नेटवर्क ऑफ पीपल रिसोर्स एंड सारे नेटवर्क्स ऑफ पीपल रिसोर्सेस एंड एक्टिविटी इन प्रोडक्शन। कितना प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं तो इससे ज़्यादा होगा तो ख़राब हो जाएगा। ये सारे चीज़ें कौन से देखता है? सप्लाई चेन ही देखती है ना। ज़्यादा बनवा दिया, भिजवा ही नहीं पाए तो क्या करोगे? तो वही बात है, सप्लाई चेन यही नेटवर्किंग का काम करता है। It's disrupted like during COVID-19 प्रोडक्शन हॉल्ट्स। अभी ये सब डिस्टर्ब हुआ था कभी कोविड-19 के वक्त, ये सारी चीज़ें रुक गई थी, काम काज बंद हो गया था, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ फैक्टर्स आर कनेक्टेड। बड़ा, ये सबसे बड़ा चैप्टर है मुझे लगता है पूरा अपने जो बुक है उसमें से सबसे बड़ा चैप्टर यही है। हाँ, बड़ा तो है लेकिन इजी, आई थिंक सो। हाउ फैक्टर्स आर कनेक्टेड, एग्जाम्पल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड एक्सपर्ट्स। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च इंपॉर्टेंट है कि एंड्रॉयड का कौन सा सिस्टम चल रहा है या iOS का कौन सा सिस्टम चल रहा है, आगे कौन सा सिस्टम आएगा, कौन सा लॉन्च करना है, तो उसका डिज़ाइनिंग के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो रिसर्च फर्स्ट क्या है? रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग। सेकेंड वन इज एक्वायर लैंड, मशीनरी, वर्कर्स, कैपिटल प्लस लेबर। मोबाइल इंडस्ट्री डालना है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, तो ये सब तो लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, वर्कर चाहिए, लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल, सीधा सीधा बात है। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो असेंबल कंपोनेंट्स, टेस्ट एंड पैकेजिंग, है ना। तो वो असेंबल करना मतलब मोबाइल फ़ोन को बनाना, अलग अलग पार्ट से एक मोबाइल फ़ोन बनाना, फिर उसके बाद में टेस्ट करके भैया टेस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इट इज़ ओके, देन पैकेज इट। तो मोबाइल फ़ोन जब बनता है तो ये सब चीज़ें दिखी मतलब चाहिए रहती है। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री जब बनता है तो रिसर्च एंड डिज़ाइन पे ध्यान दिया जाता है, इंजीनियर्स अच्छे चाहिए, एक्सपर्ट्स अच्छे चाहिए, तो अच्छा मोबाइल बनाएंगे। उसके बाद में उन लोग के बाद में लैंड एक्वायर किया था, चलो हमने मोबाइल तो बन जाएगा, अभी हो गया, हमारे पास इंजीनियर्स भी एक्सपर्ट्स भी है मोबाइल बनाने के। उसके बाद में उन लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री बनाने के लिए लैंड लेते हैं, सो एक्वायर लैंड, मशीनरी, वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर चाहिए कि नहीं चाहिए ताकि मोबाइल अच्छा बने, सो दे वांट टू एक्वायर लैंड, मशीनरी एंड वर्कर्स। देन ये होने के बाद में अगर ये सब हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या काम चालू है भाई, ताकि ये जब कंपोनेंट्स को असेंबल करना ताकि मोबाइल बन सके, अलग अलग पार्ट से एक मोबाइल बनाना, देन टेस्ट करना एंड पैकेजिंग करना। टेस्ट ओके है तो पैकेज कर दो, पैकेट बना दो उसका। उसके बाद में एंटरप्रेन्योर मैनेजेस डिसीजंस। तो ये मैनेजमेंट का काम जो रहता है वो एंटरप्रेन्योर करता है, कि एंटरप्रेन्योर मैनेजेस द डिसीजंस। तो जो भी डिसीजन हो रहा है कि भैया कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, क्या करना है, वो एंटरप्रेन्योर ही मैनेज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड टू मार्केट बन गया, ओके, टेस्टेड हो गया, भैया एंटरप्रेन्योर ने बोल दिया कि भैया इतना इतना सेल करो भाई, जल्दी जल्दी सेल करो, तो वो कौन करने का काम करेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट। भैया तो मार्केटिंग वाला क्या करेगा? मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा कि भैया बेचो और पैसा दो। शोज हाउ ऑल फैक्टर फिट एंड पजल पीसेस, कैसे अलग अलग फैक्टर्स इसमें लगे पड़े हैं, उससे ये स्टेप से वो पता चलता है। लैंड एक्वायर किया, वर्कर यूज़ किया, लेबर, स्किल लेबर यूज़ किया, है ना, लैंड, फिर क्या क्या यूज़ करना था, व्हाट आर द फैक्टर्स, लैंड, लेबर, देन कैपिटल भी खरीदने के लिए यूज़ किया उसने, अलग अलग इक्विपमेंट्स, बराबर है। उसके बाद में उसने यूज़ किया एंटरप्रेन्योरशिप का, और फिर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया ताकि वो बने। ठीक है, मशीनरी का यूज़ किया कि नहीं किया? तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उसने। तो ये क्या बताता है, अलग अलग फैक्टर्स को कैसे एक साथ में लाया है। शोज हाउ ऑल फैक्टर फिट लाइक पजल पीसेस, है ना। जैसे पजल हम बनाते हैं वैसे ही पजल इसमें बना हुआ है, अलग अलग फैक्टर्स इसमें चिपके हुए हैं। आगे
responsibility towards the factors of production. What are the responsibility towards the factors of production towards natural resources? क्या हमारे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि जब आप बिजनेस कर रहे हो सब पोल्यूशन क्रिएट ना हो यार, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्स ना कर लो ताकि वो रिसोर्स ही खत्म हो जाए और बाद में के लोगों के लिए बचे ही नहीं. सो लैंड, वाटर, मिनरल्स आर लिमिटेड. ये सब क्या है? लिमिटेड ही है. लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब क्या है? लिमिटेड है. सो मस्ट बी यूज केयरफुली. तो इन लोग को ध्यान से यूज किया जाना चाहिए. सो दीज आर द फैक्टर्स. रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस जितने भी हैं ये सब क्या है? लिमिटेड है. तो क्या होना चाहिए? लिमिटेड यूज होना चाहिए, केयरफुल यूज होना चाहिए, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होना चाहिए. ठीक है. प्रॉब्लम्स क्या क्या है? अगर रिसोर्सेस हैं उसको यूज कर, तो प्रॉब्लम्स क्या है? लेदर फैक्ट्रीज पल्यूट रिवर्स एंड सॉइल. भैया ये प्रॉब्लम है ना, हमने देखा है जहां भी लेदर फैक्ट्री है वो पानी को भरपूर इस्तेमाल करते हैं लेदर बनाने के लिए. अगर भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो उसको पानी को साफ करके रिवर्स में वगैरह छोड़ना चाहिए. तो इन लोग डायरेक्टली छोड़ देते हैं. अब डायरेक्टली छोड़ देते हैं तो वो केमिकल जो यूज करके आपने लेदर बनाया है वो डायरेक्टली सॉइल में चला गया या डायरेक्टली रिवर में चला गया, तो इट इज गोइंग टू पॉल्यूट सॉइल एज वेल एज रिवर्स. ओके, ये बात समझ में आ गई. फिर ई वेस्ट, ओल्ड फोन्स, जो फोन आप कैरी करते हो बाद में वो खराब हो गया या जूना हो गया तो फेंक देते हैं. हार्मफुल केमिकल लीक्स इनटू ग्राउंड. वो डायरेक्टली आपने फेंक दिया तो आप क्या मतलब वो इकट्ठा करते हैं आजकल. तो इकट्ठा करके जो 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 चीज़ें यूज रीइस्तेमाल किया जा सकता है वो रिसाइकल करके यूज करते हैं. लेकिन जो जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं की डायरेक्टली डंप कर देते हैं. तो डंप करते हैं तो मतलब क्या होता है? उससे केमिकल रिलीज होती है और वो ग्राउंड को खराब करता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया हम उससे वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टुवर्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेज इज दिस नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन अर्थ. So we have to use it carefully. So what are the problems in using carefully? What are the problems जो हम natural resources को दे रहे हैं? So first is leather industry क्या करता है? pollute करता है rivers as well as soil. E-waste क्या करता है? soil को वापस से harmful chemicals leak कर देता है ground को, तो उससे ground खराब हो जाएगा, soil खराब हो जाएगा, area खराब हो जाएगी rather. अगेन सोल्यूशन क्या है इसका? व्हाट इज अ सोल्यूशन? तो सोल्यूशन ये है कि आप रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट रिड्यूस करो, रिसाइकल करो मटेरियल्स को, अवॉइड पोल्यूशन, अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर फ्यूचर जनरेशन. हमने नेचुरल रिसोर्सेज को अगर पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया एक ही बार में, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली, हम ठीक ढंग से उसको अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एडिक्वेटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगी? क्या बिल्कुल नहीं. तो क्या वो सस्टेनेबल है? क्या नहीं. तो हमको क्या करना है? सस्टेनेबल यूज़ करना है उसका, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी इस्तेमाल करने के लिए बचे. सो अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना. तो सस्टेनेबल मतलब उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए. आप उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, तभी जाके फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा. अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर द फ्यूचर. ओके, फिर हमको क्या अवॉइड करना है? वी हैव टू अवॉइड पोल्यूशन व्हाइल प्रोडक्शन. वी हैव टू रिड्यूस, वी हैव टू रीयूज या फिर रिसाइकल मटेरियल्स. अब प्लास्टिक चेयर टूट गया तो क्या फेंक देना चाहिए? क्या नहीं. मतलब हमारे घर में टूट गया है तो अभी आजकल तो बहुत सारे देखो प्लास्टिक का भी बहुत रीयूज हो रहा है. बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं, आप सुने होंगे साउथ इंडिया में बहुत सारे रोड्स में भी डांबर की जगह पे प्लास्टिक का गला के इस्तेमाल कर रहे हैं और
रोड बना रहे हैं एंड इट इज़ वेरी मच आई थिंक सो कि उनका क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है वो रोड का, तो उधर भी यूज़ कर रहे हैं ये मटेरियल को, प्लास्टिक वगैरह को रीयूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वी हैव टू रिड्यूस आवर वेस्ट। तो जैसे कि हमने देखा लेदर इंडस्ट्री में पूरा वाटर को इतना यूज़ कर रहे हो कि और वाटर को डायरेक्टली छोड़ दे रहे हैं। ऐसा मत करो, कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए वो देखो, और जो पॉल्यूट हो भी रहा है उसको आप रिसाइकल करो वाटर को और उसको सही करो और फिर छोड़ो ना, आप उसमें से केमिकल निकाल के छोड़ो। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गए ऐसे ऐसे। आगे देखते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और क्या होना चाहिए? फेयर वेजेस होना चाहिए, सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। लेबर्स के लिए क्या होना चाहिए? ये लेबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया पगार पानी जो है वो सही देना चाहिए, तो पगार पानी सही होना चाहिए। एंड सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, जो कंडीशन है वो काम करने का वो अच्छा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे आप देखोगे तो मशीनरी की वजह से एसी भी लगा दी गई है, तो अच्छी बात हो गई है। तो आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है वो सेफ वर्किंग कंडीशन में ही चलते हैं, बिकॉज बहुत सारे लॉज बनाए हैं जो प्रो लेबर हैं, तो वो भी देख के अच्छा अच्छा कंडीशंस मिल रहे हैं लोगों को काम करने के लिए। सो वैसे भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुवर्ड्स वर्कर एंड एम्प्लॉयज। सो वर्कर एंड एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला यही है कि उनके वेज अच्छे होने चाहिए, उनका लाइफ का सेफगार्ड होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। सो फेयर वेज एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। सेकेंड वन इज स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो लेबर है उनका स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो ताकि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो आजकल ये भी होता है, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखी है, बहुत सारे आप देखो तो यूट्यूब पे इतने ट्रेनर बन गए हैं लोग, अलग अलग चीज़ का ट्रेनिंग देते रहते हैं यूट्यूब पे भी, और इतने बोल बच्चन बन गए हैं, है ना, आप देखते रहोगे। क्या बोलूँ मैं अभी उसमें, बोलने का कुछ मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, आपको मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको एकदम मोटिवेट कर देंगे, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। सो जोक्स अपार्ट, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग जो है वो मतलब अपने कामगार को देना चाहिए, होना चाहिए कामगार लोगों के लिए, कि उनका डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट हो सके एंड उसका ट्रेनिंग हो सके बहुत सारा बार बार। तो बीच बीच में जब नए नए टेक्नोलॉजीज आते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाने के लिए और उनको वो टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स चलते हैं। और उन लोग, उससे क्या होता है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो अगर वो ट्रेंड होंगे उसके साथ में, तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तो ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वर्कप्लेस राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन, हेल्थ केयर, पेड लीव, फेयर ट्रीटमेंट, ये सब होने चाहिए, है ना। ये वर्क प्लेस राइट्स हैं। मतलब कोई कामगार है, कोई वर्कर है, कोई लेबर है आपके पास, तो हर एक लेबर को अलग अलग नहीं देखना, सारे लेबर को एक ही समान देखना है। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द लेबर्स। देन उनका हेल्थ केयर का जवाबदारी कंपनी का। इसलिए क्या मिलता है, आप देखते रहोगे तो कार्ड दे देते हैं उन लोग, है ना, मेडिक्लेम, ठीक है। देन उसके बाद में पेड लीव उनको मिलना चाहिए, उनको फेयर ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चारों चीज़ें वर्क राइट है, वर्क प्लेस का राइट है।
rights of workplace. So these are the responsibility of the work of the factors of production towards worker. Now responsibility towards the factor of production, again corporate social responsibility. What is corporate social responsibility? Company must care for society and environment. जो भी कंपनीज फर्म्स हैं उनके कोई दायित्व बनेंगे, दे मस्ट बी केयरफुल ऑफ सोसाइटी। जैसे हमने देखा था कि JRD टाटा जी जो थे उन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचा, उनकी कंपनी सोसाइटी के बारे में सोचती है और एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचती है, अलग अलग सोसाइटी काम करती है, सोसाइटी के लिए भी एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। तो कंपनी मस्ट केयर फॉर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। सेकेंड, एक्टिविटीज रिड्यूस पोल्यूशन, देन सपोर्ट कम्युनिटीज, रेस्पेक्ट एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। तो कंपनी का और ये एक्टिविटीज़ होने चाहिए कि वो पोल्यूशन को कम करें, कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करें, सपोर्ट कम्युनिटीज़, जाति जनजाति को सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट इनका एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट करें एंड कस्टमर्स को भी रिस्पेक्ट करें। कस्टमर्स को ही सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इन लोग। देन इंडियाज़ CSR लॉ, कंपनी मस्ट spend 2% of their year's average profit to CSR activities, ठीक है। तो कंपनी उसका 2% प्रॉफिट का CSR एक्टिविटी में, मतलब देखो ये क्या है ना, CSR एक्टिविटी में फॉर एवरी 3 years इंडिया CSR लॉ फॉर 2014, companies must spend 2% of their 3 years average profit on CSR activity, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। होप कर रहा हूँ कि आज जो पढ़ा आपने, बहुत कुछ पढ़ा प्रोडक्शन के बारे में, कंपनीज के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। सो ये आप अपने निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे, एंटरप्रेनर बनोगे, होप कर रहे हैं। और आपको अगर इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को ऐसे वीडियो के मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।